डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में एक नए वीडियो डिस्कशन के साथ में, जिसका नाम है रेजिडुअल सॉल्वेंट। रेजिडुअल सॉल्वेंट की बात हम एज़ पर आईसीएच गाइडलाइन के हिसाब से करेंगे। आईसीएच में जो इसकी गाइडलाइन दी हुई है वो है Q3C। तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन में क्या क्या है। तो इसके कंटेंट्स है, सबसे पहले हम गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, फिर ये बात करेंगे कि हमें रेजिडुअल सॉल्वेंट्स क्यों लिमिट करने चाहिए, फिर यूसेज ऑफ सॉल्वेंट्स की सॉल्वेंट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, उनकी टॉक्सिसिटी और उनके यूसेज के बेसिस पे इनकी क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं हम उसकी बात करेंगे, फिर लिमिट्स ऑफ सॉल्वेंट्स की सॉल्वेंट की क्या क्या लिमिट्स है, पीडीई कैलकुलेशन, परमिसिबल डेली एक्सपोजर का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, सोर्स ऑफ रेसिडुअल सॉल्वेंट्स की बात करेंगे और कंट्रोल ऑफ रेसिडुअल सॉल्वेंट्स की बात करेंगे कि हमें रेसिडुअल सॉल्वेंट किस तरह से कंट्रोल करने चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो सबसे पहला गाइडेंस डॉक्यूमेंट है ICH Q3C इम्प्योरिटीज़ गाइडलाइंस फॉर रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। तो ये ICH की गाइडलाइन है, Q3 सीरीज़ में C नंबर की गाइडलाइंस है, जिसमें रेसिडुअल सॉल्वेंट के बारे में दिया है। जैसा कि आपको सबको पता है कि Q3 सीरीज़ है, इसमें इम्प्योरिटीज़ के बारे में दिया है, जिसमें आपका ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ और सॉल्वेंट्स, ये सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। देन सेकंड गाइडेंस है USP चैप्टर 467 रेसिडुअल सॉल्वेंट। तो ये USP का चैप्टर है जिसमें रेसिडुअल सॉल्वेंट्स के बारे में दिया है। USP का ही एक और चैप्टर है 1467 जिसमें वेरिफिकेशन और कंपेंडियल प्रोसीजर के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें जो भी रेसिडुअल सॉल्वेंट के लिए कंपेंडियल प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं फार्माकोपियल मेथड, तो उसका वेरिफिकेशन किस तरह से करना है उसके लिए रेफरेंस दिया हुआ है। और यूरोपियन फार्माकोपिया में जनरल चैप्टर है 2.4.24 आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। देन इसी तरह से ब्रिटिश फार्माकोपिया का रेफरेंस है SC4D रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। तो ये सारे गाइडेंस है जो अवेलेबल है। देन सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि रेसिडुअल सॉल्वेंट्स होते क्या है। तो इसकी बुकिश डेफिनेशन जो है वो ये है, रेसिडुअल सॉल्वेंट्स इन फार्मास्यूटिकल्स आर डिफाइंड हियर एज ऑर्गेनिक वॉलेटाइल केमिकल्स दैट आर यूज्ड और प्रोड्यूस्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस और एक्सिपिएंट्स और इन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। अगर हम सीधी भाषा में अगर ये समझना चाहें कि रेसिडुअल सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, तो रेसिडुअल सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट है जो कि हम प्रोडक्ट्स के अंदर किसी स्टेज पे या किसी तरह से यूज़ करते हैं और हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद में भी उसके कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ जो है वो रह जाती है उसके अंदर, उसे हम रेसिडुअल सॉल्वेंट्स बोलते हैं। तो आइए क्यों हमें रेसिडुअल सॉल्वेंट्स देखना इम्पॉर्टेंट है ये जानते हैं कि हम इसकी लिमिट क्यों करना चाहते हैं, हम इसको क्यों अवॉइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है ये कार्सिनोजन टू ह्यूमन एंड एनिमल्स है। कार्सिनोजन मीन्स कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। सो इनमें से बहुत सारे जो आपके सॉल्वेंट्स है, इसके एक्सपोजर से ह्यूमंस में या एनिमल्स में कैंसर की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम इसको लिमिट करना चाहते हैं। फिर ओजोन डिप्लीशन में, ये ओजोन डिप्लीशन होता है इससे। देन सॉल्वेंट से एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हमें इसको लिमिट करना चाहिए। देन न्यूरोटॉक्सिसिटी। सो जो न्यूरोटॉक्सिसिटी भी एग्जिबिट करते हैं सॉल्वेंट्स। और टेट्राजेनोसिटी। टेट्राजेनोसिटी का मीनिंग ये होता है कि जो भी डेवलपमेंट फीटस होते हैं, जो बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं जो गर्भ में, तो उनको भी ये इम्पैक्ट करते हैं। तो इसके लिए ये रेसिडुअल सॉल्वेंट जो है ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छे नहीं होते या और एनिमल्स के लिए भी अच्छे नहीं होते, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो जहाँ तक पॉसिबल होता है या तो इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, या अगर ऐसी कंडीशन है कि हम इसको यूज़ अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसका जो क्वांटिटी है वो लिमिट करना चाहिए। अब वो कितना लिमिट होना चाहिए, कैसा लिमिट होना चाहिए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। रेसिडुअल सॉल्वेंट किस किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, जिसको हम API भी बोलते हैं। जो एक्सिपिएंट्स हम यूज़ करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल के अलावा जो भी होता है वो एक्सिपिएंट होता है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट होते हैं
जिसको हम फाइनली कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें रेसिडुअल सॉल्वेंट्स कम से कम होने चाहिए, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल है। देन यूसेज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो जिन्हें एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस के बारे में आइडिया होगा, तो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी स्टेजेस ऐसी रहती है जिसमें हम क्रिस्टलाइजेशन की स्टेज पे, सेंट्रीफ्यूगेशन के स्टेज पे या एज अ रिएक्शन मीडियम यूज़ करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई डिफरेंट स्टेजेस पे हम सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। बहुत सारे एक्सिपिएंट्स भी ऐसे हैं जिसमें हम किसी न किसी स्टेज पे एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं। और फिनिश डोसेज फॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग में, बल्कि ग्रैन्युलेशन में बहुत सारा नॉन एक्वस ग्रैन्युलेशन जो होता है जिसमें आईपी और मिथिलिन क्लोराइड का यूज़ होता है, तो वो भी सॉल्वेंट यूसेज है। और फिनिश डोसेज फॉर्म की कोटिंग, जिसमें स्पेसिफिकली टैबलेट की कोटिंग या जो पैलेट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं जिसमें हम स्पेंसुल्स वगैरह भी बोलते हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। और किसी किसी फॉर्मुलेशन में एज ए सॉल्वेंट हम फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं। सो ये सारे सॉल्वेंट के यूसेज है। देन ये स्नैप मैंने आईसीएच में से लिया हुआ है, जिसमें जो सॉल्वेंट्स को हम क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में बांटते हैं, तो उसका बेसिस क्या दिया हुआ है ये उसमें से मैंने लिया हुआ है। तो क्लास 1 वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं, ये यूज़ नहीं होने चाहिए। अगर किसी रीज़न से अगर हम इसका यूज़ अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसकी जो लिमिट्स दी हुई है, बहुत स्ट्रिंजेंट लिमिट्स दी हुई है, ये लिमिट कंप्लाई होनी चाहिए। तो क्लास 1 सॉल्वेंट में क्या क्या आता है, बेंजीन आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन आता है, 1,1 डाइक्लोरोइथेन आता है और 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन आता है। इसके रिस्पेक्टिव लिमिट्स यहाँ पे दी हुई है और उसके कंसर्न भी यहाँ सामने दिया हुआ है कि हम इसको क्यों क्लास 1 में रखते हैं और क्यों अवॉइड करना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं क्लास 2 सॉल्वेंट्स में। क्लास 2 सॉल्वेंट्स में हम ये सॉल्वेंट यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको लिमिट करना होता है कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो जो भी स्पेसिफाइड लिमिट है उसके अंदर ये कंप्लाई करें। तो अगर इसमें मेन सॉल्वेंट्स अगर हम देखेंगे तो एसीटोनाइट्राइल इसमें आता है, क्लोरोफॉर्म आता है, हेक्सेन आता है, मेथनॉल आता है और बहुत सारी, इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। आप इसको गाइडलाइन से या यूएसपी में भी देख सकते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है। तो ये दोनों स्लाइड्स मिलके क्लास 2 सॉल्वेंट्स हो रहे हैं। देन ये क्लास 3 सॉल्वेंट्स है। क्लास 3 सॉल्वेंट्स जो है कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल होते हैं और इसकी लिमिट भी उस हिसाब से ज़्यादा होती है। इसकी जो जनरल लिमिट क्लास 3 सॉल्वेंट्स की है वो 0.5% की दी हुई है और इस क्लास 3 सॉल्वेंट को हम 0.5% तक के यूज़ कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं परमिटेड डेली एक्सपोजर कि परमिटेड डेली एक्सपोजर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए जो इक्वेशन दी हुई है वो है PDE इज इक्वल टू NOEL इंटू वेट एडजस्टमेंट डिवाइडेड बाई F1 इंटू F2 इंटू F3 इंटू F4 इंटू F5। सो NOEL जो है वो नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट लेवल है, सॉल्वेंट का वो लेवल जिसपे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता है, उसको NOEL बोलते हैं। और वेट एडजस्टमेंट में जो ह्यूमन बॉडी का वेट होता है हम उसको लेते हैं। और F1, F2, F3 ये सारे फैक्टर्स है जिसकी यहाँ पे वैल्यूज़ आपको दी हुई है। जैसे F1 के लिए एक्सट्रापोलेशन बिटवीन स्पीशीज़ 5 हम कंसिडर करते हैं रैट्स टू ह्यूमन के लिए, ऐसे ही डिफरेंट के लिए डिफरेंट होती है। F2 में वेरिएबिलिटी फैक्टर जनरली इसकी वैल्यू 10 लेते हैं। F3 में वेरिएबिलिटी फैक्टर टू अकाउंट फॉर टॉक्सिसिटी स्टडीज 10 फॉर स्टडीज ऑफ शटर ड्यूरेशन। F4 जो है फैक्टर्स टू बी अप्लाइड फॉर सीवियर टॉक्सिसिटी और 1 फॉर फेटल टॉक्सिसिटी विथ मैटरनल टॉक्सिसिटी एंड F5 फैक्टर टू बी अप्लाइड व्हेन नो NOEL इज एस्टेब्लिश्ड। तो अगर किसी का NOEL नहीं है तो उसका 10 हम फैक्टर लेके चलते हैं। सो ये टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो है इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वही PDE की वैल्यूज़ और NOEL वगैरह निकालते हैं। सो ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। देन कॉन्सेंट्रेशन का अगर कैलकुलेशन करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। परमिटेड डेली एक्सपोजर इज डिफाइंड as the pharmaceutically acceptable intake of residual solvents. So concentration is equal to 1000 into PDE divided by dose. If the dose is more than 10 grams
पर डे, देन इसको हम इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी हमने अभी पिछले स्लाइड्स में जो लिमिट्स वगैरह देखी थी तीनों स्लाइड्स में, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की, तो उसमें अगर हमारा डोज जो है वो 10 ग्राम से नीचे है या 10 ग्राम तक के है तो वो लिमिट्स हमारे एप्लीकेबल होती है। अगर 10 ग्राम से ऊपर है तो हमें फिर इंडिविजुअली उसका कैलकुलेट करना होता है कि कितना रेसिडुअल सॉल्वेंट उसमें जाएगा, और डोज की क्राइटेरिया में डोज की वैल्यू रखनी होती है। तो हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि अगर मेरा एक फॉर्मूलेशन है, इसमें मेरे को अगर रेसिडुअल सॉल्वेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इंडिविजुअली मैंने अलग अलग कंप्यूट कर ली है, तो मैं कैसे करूँगा। तो ये इस एग्जांपल में क्या है, एपीआई की क्वांटिटी 0.5 ग्राम है, एक्सीपिएंट 3 एक्सीपिएंट हम यूज़ कर रहे हैं। एक्सीपिएंट 1 की क्वांटिटी 0.8 ग्राम है, एक्सीपिएंट 2 की क्वांटिटी 5 ग्राम है और एक्सीपिएंट 3 की क्वांटिटी 0.7 ग्राम है। प्रोडक्ट टोटल 7 ग्राम का एक डोज है। सो अगर इसमें मैं सॉल्वेंट्स की वो करवाना चाहूँगा तो इंडिविजुअल सॉल्वेंट जो मेरे को आए हैं, एपीआई में 800 ppm आ रहा है, एक्सीपिएंट में 4000 ppm आ रहा है 1 में, एक्सीपिएंट 2 में 800 ppm आ रहा है और एक्सीपिएंट 3 में 400 ppm आ रहा है। तो जो इसका कैलकुलेट करके अगर मैं निकालूंगा तो एपीआई में मेरा mg में जो मिथनॉल का कंटेंट होगा वो 0.4 mg होगा, एक्सीपिएंट 1 में 3.2 mg होगा, एक्सीपिएंट 2 में 4 mg होगा और एक्सीपिएंट 3 में 0.28 mg होगा। सो इंडिविजुअल कैलकुलेशन हमने कर ली। ऐसे ये 3 एक्सीपिएंट का एग्जांपल लिया हुआ है। अगर आपके फॉर्मूलेशन में अगर ज़्यादा एक्सीपिएंट है तो आप ज़्यादा का भी ले सकते हैं। तो जब हम इसको सम अप करेंगे तो ये आ रहा है 7.88 mg। अगर मिथनॉल के लिए अगर आप रेसिडुअल सॉल्वेंट की अगर लिमिट देखेंगे पर डे तो वो 30 mg की दी हुई है, तो यहाँ पे 7.88 mg आ रही है। इट मीन्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस लेवल्स पे, इसका इवेल्यूएशन करके, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से आप किसी भी फॉर्मूलेशन के लिए आप एक्सीपिएंट और एपीआई की क्वांटिटीज़ और उसके इंडिविजुअल कंटेंट से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपका फाइनल प्रोडक्ट में कितना रेसिडुअल सॉल्वेंट होगा। देन सॉल्वेंट का इवेल्यूएशन कैसे करना होता है, तो इसका एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है कि सॉल्वेंट पहले तो हमें पॉसिबिलिटी देखनी होती है कि सॉल्वेंट हमारे प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो सॉल्वेंट हमारे प्रोडक्ट में एपीआई से आ सकता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से, जो हम एक्सीपिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उससे आ सकता है। अगर मेरी प्रोसेस ऐसी है जिसमें यानी ग्रेनुलेशन, कोटिंग वगैरह है और ग्रेनुलेशन में मैं सॉल्वेंट यूज़ कर रहा हूँ कोई, तो वो सॉल्वेंट से उससे भी आपके रेसिडुअल सॉल्वेंट्स आ सकते हैं। या फिर मैं अगर नॉन एक्वस कोटिंग कर रहा हूँ, आईपी और मिथिलीन क्लोराइड की कोटिंग कर रहा हूँ, सॉल्यूशन बना के कोटिंग कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ से भी आ सकता है। सो ये प्रोबेबल सोर्सेज है जहाँ से हमें आपके रेसिडुअल सॉल्वेंट्स आ सकते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है इसके कंट्रोल करने के लिए, एक तो पहले हमें आइडेंटिफाई कर लेना पड़ता है कि जैसे जो भी हमारे पास प्रोसेस होती है इसका एक लाइन डायग्राम बना के या जो पिक्टोरियल डायग्राम बना के कि मेरी कौन सी स्टेजेस है और उस पर किस पे कौन से सॉल्वेंट यूज़ हो रहे हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि इस स्टेज पे ये सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, इस स्टेज पे ये सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, एपीआई में ये यूज़ हो रहा है, एक्सीपिएंट्स में ये यूज़ हो रहे हैं। तो हमें एक इन टोटलिटी लिस्ट मिल जाती है कि सॉल्वेंट कौन से यूज़ हो रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में यूज़ हो रहे हैं, और उससे हम फिर एक वो निकालते हैं, जैसे हमने पीछे कैलकुलेशन किया था उस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर करना होता है, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं होता है कि किस एपीआई में क्या सॉल्वेंट यूज़ किया है, या तो हमें उसकी सीओएस देखनी होती है, और सीओए देखने के साथ में ही हमें उसके जो एक्सीपिएंट मैन्युफैक्चरर है या एपीआई मैन्युफैक्चरर है उनसे ये डिक्लेरेशन लेनी होती है और ये इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि उनके एपीआई में कौन से सॉल्वेंट्स यूज़ किए हैं और उनने उसकी लिमिट्स क्या रखी है, कंट्रोल लिमिट्स क्या रखी है और रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर उनने सॉल्वेंट्स यूज़ नहीं किए हैं, इट्स वेल एंड गुड, वो डिक्लेरेशन लिख के दे देंगे कि नो सॉल्वेंट्स आर यूज्ड, और अगर सॉल्वेंट यूज़ किए हैं तो कौन से यूज़ किए हैं और उसकी लिमिट्स क्या क्या है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम लेके और उसका एक कंप्लीट मैट्रिक्स बना लेते हैं कि एपीआई में ये यूज़ हुआ है, एक्सीपिएंट में ये यूज़ हुए हैं, और उसके हिसाब से फिर हम जैसे पीछे हमने देखा था उस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमारा कैलकुलेशन जो है वो आपकी जो दी हुई लिमिट है उससे ज़्यादा आता है तो फिर हमें फिनिश प्रोडक्ट की एक्चुअल एनालिसिस करनी चाहिए, जनरली 3 बैचेस करने के बाद में, और अगर उसके रिजल्ट्स जो है वो वेल विद इन द लिमिट आते हैं, 50% से कम आते हैं। अगर मेरा 50 mg का लिमिट है और
मेरे रिजल्ट्स 10 mg आ रहे हैं, 15 mg आ रहे हैं, 5 mg आ रहे हैं, तो देन इट मीन्स जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है उससे काफ़ी लो है और हम इसको पीरियोडिक बेसिस पे एनालिसिस में ले सकते हैं। अगर मेरे रिजल्ट्स एकदम बाउंड्री लाइन पे आते हैं तो फिर मुझे इसे डे टू डे एनालिसिस में लेना चाहिए। अगर मेरे रिजल्ट्स जो है वो हायर साइड पे आते हैं तो फिर मुझे देखना चाहिए कि किस जगह से मेरे रेसिडुअल सॉल्वेंट बढ़ रहे हैं और प्रोसेस में मुझे क्या मॉडिफिकेशन करना होगा जिसकी वजह से मेरे फाइनल प्रोडक्ट में रेसिडुअल सॉल्वेंट कंट्रोल हो। अगर मेरे जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है और एक्सिपिएंट है उसमें अगर मेरे को वेंडर की डिक्लेरेशंस ये मिलती है कि उसमें कोई भी सॉल्वेंट यूज़ नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे इसके आगे की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उसे मैं एक बार डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ कि ये मैं इतने कंटेंट्स ये यूज़ कर रहा हूँ और इन कंटेंट्स में किसी में भी रेसिडुअल सॉल्वेंट यूज़ नहीं हो रहा है, वेंडर ने मैन्युफैक्चरर ने डिक्लेरेशन दिया हुआ है, तो उस डिक्लेरेशन के बेसिस पे रेसिडुअल सॉल्वेंट का रिस्क इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं है और इसमें ये टेस्ट इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इस पूरे रेसिडुअल सॉल्वेंट को हम इवेल्युएट करते हैं। देन कंट्रोल ऑफ रेसिडुअल सॉल्वेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के रेसिडुअल सॉल्वेंट्स होते हैं, तो क्लास 1 और क्लास 2 के अगर सॉल्वेंट्स यूज़ हो रहे हैं तो उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। और यूएसपी में आपके जनरल चैप्टर, जैसा मैंने बताया कि यूएसपी के जनरल चैप्टर 467 में ऑलरेडी जीसी के मेथड्स दिए हुए हैं जिससे आप यूज़ करके देख सकते हैं और उसके बाद में उसका कंपेटिबल मेथड का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि उसको वेरीफाई कर लिया ताकि यानी हमें पता चले कि उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो करेक्ट आ रहे हैं। और अगर क्लास 3 के सॉल्वेंट अगर यूज़ होते हैं तो इनकी एनालिसिस जो है वो लॉस ऑन ड्राइंग करके और हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो एलओडी कंटेंट अगर हम किसी के लिए कर लेते हैं क्लास 3 सॉल्वेंट के लिए तो एज़ पर गाइडेंस वो सफिशिएंट है। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो डिस्कशन था रेसिडुअल सॉल्वेंट्स के बारे में। उम्मीद है आपको रेसिडुअल सॉल्वेंट के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो डिस्कशन पसंद आया है और यूज़फुल लगता है तो आप इसकी लाइक बटन दबाइए और लोगों से भी शेयर कीजिए। और अभी तक के अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।